लागू हो जाता है, तो इसलिए लौटाना पड़ता है। तो 90,000 जो है सेना जो है सरेंडर कर दी थी भारतीय जो सेना थी उनके सामने, और फिर उसके बाद जो है सरेंडर करने के बाद पाकिस्तान जो है स्वतंत्र, पूर्वी पाकिस्तान जो है स्वतंत्र हो गया। लेकिन बोला जाता है उस समय इतना प्रेशर था, उतना प्रेशर जो है भारत सरकार के ऊपर आया, बोला जाता है कि जो है उस समय अमेरिका जो है पाकिस्तान के सपोर्ट में जो है अपना पोर्ट भेज दिया था हिंद महासागर में, और भारत को जो है युद्ध से बाहर आने के लिए जो है दबाव बना रहा था। दो पोर्ट जो है वो अपना जो है बोला जाता है कि सऊदी अरब के पार्ट में उसका पोर्ट था, वहाँ से जो हिंद महासागर में भेज दिया था, मतलब वो युद्ध लड़ने वाला पोर्ट ही था, बड़ा पोर्ट था। तो बोला जाता है कि जो है युद्ध लड़ने के लिए ही वो भेज दिया गया कि अगर भारत पीछे नहीं हटता है, इंटरफेयर करता है, तो इसके ऊपर आक्रमण किया जा सकता है। तो बहुत प्रेशर पड़ा, लेकिन फिर भी जो है बोला जाता है कि इंदिरा गांधी हटी ही नहीं पीछे। और उस बीच में जब अमेरिका बार बार धमकी दे रहा था, तो फिर जो है इंदिरा गांधी जो है रसिया का दौरा कर दी। उसमें रसिया भी बहुत पावरफुल था, मतलब आज आर्थिक रूप से कमज़ोर है, लेकिन उसमें बहुत पावरफुल था, पैसा के मामले में भी और हथियार के मामले में। तो बोला जाता है कि रसिया से जो है भारत को सपोर्ट मिल गया कि भारत के ऊपर अगर हमला होगा तो ये माना जाएगा, क्योंकि भारत मेरा दोस्त है, और दोस्त के ऊपर हमला होना जो है माना जाएगा कि रसिया के ऊपर भी हमला है। तो उधर से रसिया सपोर्ट कर दिया। हाँ, यूएसएसआर में था, नहीं, दोनों में युद्ध चलता था, कोल्ड वार है ना, शीत युद्ध चलता था। तब जो ये हो गया, बोला जाता है कि जो है रसिया जो है अपना पनडुब्बी भी भेजा था सपोर्ट के लिए। तब जो है बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी, उसका कई पनडुब्बी आया था बोला जाता है, लेकिन वैसा कोई ऐसा नहीं है। तब अमेरिका जो है धमकी दिया, लेकिन वो युद्ध नहीं किया, फिर पीछे हट गया, क्योंकि मालूम था अगर युद्ध होता तो फिर रसिया भी कूद जाता, तो फिर मालूम चलता कि वर्ल्ड वार होने लगता दोनों के बीच में। क्योंकि कई बार मौका आया था कि वर्ल्ड वार हो जाता, और परमाणु बम जो है उस समय खूब बना हुआ था। तो इस तरह जो है बांग्लादेश जो है स्वतंत्र हुआ। तो उसमें इंदिरा गांधी की भूमिका रहा है ना, फिर बाद में वो सपोर्ट कर दी थी आंदोलन को, समझ में। तो बस तक वैसा सा निर्णय भी वो लेती थी कि जो मतलब अच्छा सब लोग लेने से दब जाते थे, उस टाइप का निर्णय लेती थी। अब इस टाइप का निर्णय है कि कोर्ट को भी दबा दिया जाता है। हाँ, बोला जा सकता है कि डिक्टेटरशिप का पार्ट है, जैसे आपातकाल लगा देना, वो भी डिक्टेटरशिप का ही पार्ट था कि जो है लगभग 1 साल 1.5 साल आपातकाल लागू रहा। यहाँ पे आपातकाल में आपके फंडामेंटल राइट को सीज कर लिया जाता है, ठीक है। तो कई ऐसा कारण जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पार्ट रहा। तो ये जो है 42वां जो है संविधान संशोधन जो है उसी के आलोक में जो है बना। क्लियर? क्लियर? अब इसका जो है ये जो 42वां संविधान संशोधन आया, तो इसका चैलेंज जो है किया गया एक केस में, ठीक है। एक केस आया, उसमें चैलेंज किया गया मिनर्वा मिल्स बनाम जो है भारत संघ 1980, भारत संघ 1980। इस 42वें संविधान संशोधन को जो है यहाँ पे जो है इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने 42वें जो संविधान संशोधन जो किया गया था और जो उसमें प्रोविज़न किया गया था कि इसका न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकता है ना, तो संसद ने जो है जो 42वें संविधान संशोधन जो किया गया था, इसमें जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है छीन ली गई थी, ठीक है, छीन ली गई थी, है ना, 42वें संविधान संशोधन में, क्योंकि इसका समीक्षा नहीं हो सकता था। तो इस केस में जो है माना गया, न्यायपालिका बोली कि जो है जो न्यायिक समीक्षा है ये क्या है, संविधान का मूल संरचना है। संविधान का क्या है, मूल संरचना है। और
मूल संरचना को जो है संशोधन के द्वारा जो है समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें बोला गया कि जो है ये क्या है, न्यायिक समीक्षा क्या है, संविधान का मूल संरचना है और मूल संरचना का आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, मतलब संशोधन नहीं कर सकते हैं, है ना। ये आया, लेकिन उसके पहले जो है 1978 में ही जो है 1978 में जो है सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया था। कब हुआ था? 1978। और यहाँ पे जो है जो न्यायिक समीक्षा का जो प्रोविज़न था, इसको जो है इसी संविधान संशोधन द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। पहले ही ख़त्म कर दिया गया था 78 में ही, लेकिन 1980 में जो है फैसला क्या आया कि न्यायिक समीक्षा क्या है, संविधान का मूल संरचना है। ठीक है, मतलब इसको समाप्त नहीं किया सकता। 1978 में सरकार किसका था? जनता पार्टी की सरकार, है ना। तो याद रखना कि 42वां संविधान संशोधन में सब कुछ जोड़ा गया है और 44वां में हटाया गया है। कुछ चीज़ें जोड़ा भी गया है, लेकिन अधिकतर प्रोविज़न जो है हटाया गया है। जनता पार्टी की सरकार आई, है ना, मोरारजी जी देसाई का, इंदिरा गांधी हार गई चुनाव, है ना, 77 में, और दूसरी पार्टी की सरकार आ गई, गठबंधन, और उसने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन पास किया और बहुत सारा प्रोविज़न था 42वां में, उसको जो है चेंज कर दिया और पहले जैसा स्थिति में ला दिया है। जैसे 44वां में राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था 24वां में कि आप जो है संविधान जो भी विधेयक आएगा उसमें साइन करने के लिए बाध्य हैं। 44वां में जो है राष्ट्रपति को वो हटाकर एक बार जो है पुनर्विचार करने का अधिकार दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे न्यायिक समीक्षा जो है छीन लिया गया था 42वां में, तो जो है उसको न्यायिक समीक्षा के प्रोविज़न को हटा दिया गया और लिख दिया गया कि न्यायिक समीक्षा न्यायालय कर सकती है। बाद में न्यायिक समीक्षा को न्यायालय ने इस केस में मिनर्वा मिल्स में क्या बता दिया कि जो है मूल संरचना है, मतलब इसको आप छीन नहीं सकते हैं, इसको बदल नहीं सकते हैं। मतलब आज की डेट में न्यायिक समीक्षा क्या है? संविधान का मूल संरचना है, इसको संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्लियर? क्या बोले? क्या न्यायिक समीक्षा उसमें छीन लिया गया था। हाँ, फिर से हटाया क्या है? 44वां में दिया है। वो जो प्रोविज़न था उसको हटा दिया कि न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकता, उस प्रोविज़न को हटा दिया। नहीं समझ रहे तुम? 42वां में दी, हाँ, नहीं की जा सकती है, और 44वां में की जा सकती है समीक्षा। क्या? हाँ, तो जो 42वां संविधान संशोधन में जो प्रोविज़न किया गया था न्यायिक समीक्षा से संबंधित, उसको हटा दिया है इसमें। सिंपल सा। उतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? उतना दिमाग नहीं, यहाँ लगाओ कि जो समीक्षा वाला जो प्रावधान था उसको हटा दिया, तो हटा दिया तो जो पहले वाला प्रोविज़न था वो हो गया, समीक्षा किया जा सकता है कहीं भी। समझ में? और जो है नहीं, इसको सरकार ने हटाया। जो न्यायिक समीक्षा का जो यहाँ पर लिख लो तुम बाबा, तुम कंफ्यूज इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है तुम समझ नहीं पाया है। यहाँ हम लिख ही देते हैं स्पष्ट रूप से। देखो, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की गई। अब ठीक है,
अब ठीक है ना, यहाँ पे जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति छीन लिया गया, यहाँ पे प्रदान कर दिया गया। बस समझ में आया? नहीं आया? बेसिक चीज़ भी नहीं समझ में आ रहा है? अरे बस इतना समझो कि एक में छीन लिया गया, एक में दे दिया गया, बस इतना समझो। 42वां में न्यायिक समीक्षा की शक्ति छीन लिया गया, 44वां में दे दिया गया। समझ में आया? खत्म कर है क्या? तो समीक्षा तो जोड़ा रहेगा ना। तो भूल जाता, जुडिशियल रिव्यू याद रखिए, समीक्षा भूल जाते। सिंपल सी बात है कि जो है एक तो केशवानंद भारती है जहाँ पे न्यायिक समीक्षा की बात किया गया है, दूसरा जो केस है मिनर्वा मिल्स है जहाँ पर न्यायिक समीक्षा की बात किया गया है। बस 2 केस याद रखना है। इतना बढ़िया से तो बताए हैं तो काहे कन्फ्यूज हो रहे हैं? मतलब इतना बताने के बाद भी कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित है। यही ना है कि पहले से जो धारणा बना हुआ माथा में उसी को लेकर बैठे हुए। हम बोले हैं कि क्लास में शून्य हो जाइए, कि पहले से कुछ नहीं आता है, जो हम बता रहे हैं उसको दिमाग में डालिए। सिंपल सा तो थ्योरी बताए हैं, इतना बढ़िया से लेके आए हैं कि सिंपल सा कि गोलकनाथ में बोला गया कि संविधान में हर भाग में संशोधन नहीं किया जाता है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने पर उसने रोक लगा दिया। ठीक है, केशवानंद भारती बोला गया कि सभी में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मौलिक ढांचा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो मौलिक ढांचा का उल्लंघन नहीं हो ये कैसे मालूम चलेगा? हम तो इतना बढ़िया बताएं कि चॉकलेट आपने जो है, चॉकलेट से आपका दांत सड़ेगा या नहीं सड़ेगा कैसे मालूम चलेगा? तो ये हम बताएंगे तब ना कि भाई ये चॉकलेट खाने से आपका दांत सड़ जाएगा। समझ में? तो न्यायपालिका ने बोला कि भाई जो है आप कहीं भी संशोधन कर लीजिए, लेकिन मौलिक ढांचा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो पूछा गया कि मौलिक ढांचा का उल्लंघन कब होगा, कैसे होगा? तो बोला कि जब आप संशोधन कीजिएगा तब हम बताएंगे कि ये जो है मौलिक ढांचा का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ। तो मौलिक ढांचा का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ, यही तो न्यायिक समीक्षा है, चेक करना। समझ में? न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को वैध या अवैध बनाना। न्यायपालिका चेक करती है कि भाई ये मौलिक ढांचा का उल्लंघन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उल्लंघन कर रहा है तो अवैध हो गया, और उल्लंघन नहीं कर रहा तो वैध हो गया। यही तो कॉन्सेप्ट हमको रखना है। तो सिंपल सा है कि कोई भी संशोधन करना है वो मौलिक ढांचा को उल्लंघन वाला नहीं होना चाहिए। अगर उल्लंघन वाला है तो उसको जो है अवैध करार कर देगा। ठीक है, अवैध करेगा तो यही न्यायिक समीक्षा है। तो ये न्यायिक समीक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, ये गोल केशवानंद भारती तक आप अलग चलो। केशवानंद भारती में न्यायिक समीक्षा का जो है कॉन्सेप्ट लाया गया, किसके माध्यम से? मूल संरचना के सिद्धांत के माध्यम से। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके आधार पर न्यायिक समीक्षा करना था। क्लियर? अब वहाँ तक क्लियर, वहाँ से भूल जाओ। बस इतना याद रखो, गोलकनाथ में बोला कि जो नहीं करना है, और केशवानंद भारती में बोला कि करना है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बस इतना याद रखना है, खत्म कहानी, भूल जाओ वहाँ पे। अब नया मामला आया 42वां संविधान संशोधन, उसको भूल गए ना। अब नया मामला आया 42वां संविधान संशोधन किया गया। अब 42वां संविधान संशोधन में ये प्रोविज़न डाला गया, संविधान में बहुत सारा चीज़ें संशोधन किया गया, और उसमें प्रोविज़न रखा गया कि जो 42वां संविधान संशोधन में जो भी संशोधन किया गया है इसका न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता है। क्लियर? तो 42वां संविधान संशोधन का न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता इसका। क्लियर? मतलब जो है 42वां संविधान संशोधन पर जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति को जो है छीन लिया गया। क्लियर? अब न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं
तो हम कैसे पता करेंगे कि मौलिक ढांचा का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ है? समझ में है? हम देखेंगे ना कि भाई जो संशोधन किया गया है वैध है या अवैध है, तो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम समीक्षा जो है नहीं करेंगे। लेकिन समीक्षा करने का पावर ही छीन लिया, तब जो है यहाँ पे केस आया मिनर्वा मिल्स, ठीक है, और बोला कि जो समीक्षा जो छीना गया है ये गलत है। ये मिनर्वा मिल्स लेके आया केस कि जो 42वां संविधान संशोधन में जो न्यायिक समीक्षा नहीं करने का प्रोविज़न किया गया वो गलत है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट माने कि हाँ वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि न्यायिक समीक्षा को छीना नहीं जा सकता है, न्यायिक समीक्षा को छीना नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि संविधान का मूल संरचना ही न्यायिक समीक्षा है। तो मूल संरचना में आप जो है संशोधन कर ही नहीं सकते हैं, तो न्यायिक समीक्षा ही तो मूल संरचना है। मतलब घोषित किया कि मूल संरचना में क्या शामिल, तो न्यायिक समीक्षा शामिल है, मतलब उसमें आप चेंज नहीं कर सकते कुछ, तो फिर से बहाल कर दिया। समझ में? तो 1980 में जो है संविधान का मूल संरचना को क्या बनाया गया? मौलिक संरचना बनाया गया। संविधान का पिलर है ये, इसको हटाया नहीं जा सकता है। समझ में? यही समझना है, यही समझना है केसेस के माध्यम से। क्लियर? अब हम लोग जो है संविधान में आते हैं। ये केसेस में हो गया। संविधान संशोधन जो है 42वां किया गया, उसके बाद 76 के बाद जो है सरकार पलट गई इंदिरा गांधी का, ठीक है। उसके बाद जो है 1977 में जो है जनता पार्टी की सरकार है। तो सिंपल सी बात है, एक सरकार अगर कुछ प्रोविज़न करती है तो दूसरा सरकार उसको प्रोविज़न को बंद कर देती है, क्योंकि उसको लगता है ठीक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जो है यूपीए का सरकार थी, मान लीजिए मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो बहुत सारा प्रोविज़न अपने हिसाब से किया गया था। जब नई सरकार मोदी जी की आई तो बहुत सारा प्रोविज़न को हटा दिया जाता है कि भाई पसंद नहीं है हमको, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। समझ में? तो जब नया सरकार आई तो उसने भी बहुत सारी चीज़ों को हटा दिया जो पहले की सरकारों ने प्रोविज़न किया था 44वां में, तो उसने हटा दिया 44वां संविधान संशोधन में। समझ में? बस ये कहानी है, यही बस याद रखना है। आप समझ में? चलो नहीं, अधिनियम जो होता है एक्ट होता है, कानून जो होता है लॉ होता है। अधिनियम जब बनता है तो उसको हम एक्ट बोलते हैं, लेकिन जो है जब वो लागू होता है तो लॉ बन जाता है। जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो लॉ के रूप में वो इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अधिनियम ये जब बन गया और जब इसको आप ग्राउंड लेवल पर लागू करेंगे तब इसके माध्यम से आप कानून बना सकते हैं। समझ में? इसके माध्यम से ये अधिनियम है, एक्ट है। इस एक्ट के बाद जो है कानून का रूप दे देंगे आप। हम लोग बोलते हैं ना कि जो है घरेलू हिंसा अधिनियम एक्ट, तो एक्ट बनाए। अब एक्ट में हम लोग सेक्शन वाइज कानून बना दिए कि सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है। अब इस सेक्शन के आधार पर जो है क्या होगा, दंड दिया जाएगा या जो है कार्रवाई होगा। तो कानून क्या होता है? कार्रवाई वाला पार्ट होता है। जब कार्रवाई आप करते हैं तब वो लॉ हो जाता है। और अधिनियम होता है जब आप वो बनने के फेज में होता है, एक्ट के रूप में। दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है, ज़्यादा नहीं। एक इम्प्लीमेंट वाला है, एक बनने वाला पार्ट में है। एक बनाए तो एक्ट हो गया, लागू किए तो लॉ हो गई। और कुछ नहीं? चलो ठीक है, चलो तो टाइम भी हो गया आप लोगों का। अभी जो है पैसेंजर ट्रेन में बैठो, पैसेंजर ट्रेन की बात करो, है ना। जब हम लोग चुनाव आयोग में आएंगे ना तब बताएंगे आचार संहिता। अभी क्यों जाने उसको? आचार संहिता में बहुत सारा चीज़ होता है। धर्म के आधार पर भाषण देना, है ना। 48 घंटा पहले जो है चुनाव प्रचार रोक देना, लेकिन फिर भी चुनाव प्रचार करते रहना, है ना। किसी भी तरीके से जो है मतदाताओं को प्रभावित करना, पैसा देके, दारू देके, मुर्गा देके, है ना, ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है।
समझ, बहुत सारा चीज़ आता है आचार संहिता को उल्लंघन में, वो पूरा लिस्ट है, उतना जानना नहीं है आपको, है वही है, नहीं मांग सकते आप, समझ में। पैसा दे के भी नहीं मांग सकते, आजकल तो पैसा जो है ले के जो है रख ले रहा है लोग, सब पार्टी से जो है मिला हुआ रहता है, नहीं मालूम चला कि जो है उधर से कांग्रेस वाला आया, बोला हाँ हाँ आप ही को तो वोट है, पूरा परिवार में मेरा 5 गो जो है 10 गो सदस्य हैं, 10 सदस्य का वोट आपको, नहीं इसका वोट आपका हो गया।